मानो मैंने एक अलग दुनिया देखी। यहाँ की घास भिन्न प्रकार की थी, यहाँ के पेड़ भी भिन्न थे, यहाँ की चिड़िया और यहाँ के कबीले, यहाँ के जंगली जानवर भी अलग प्रकार के थे। तो यह कथन है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। हिंदुस्तान जब वह पहली बार दाखिल होता है तो उसने अपनी आत्मकथा में यही लिखा है जो मैंने अभी पढ़ा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर यानी मुग़ल साम्राज्य की स्थापना और बाबर के विषय में। तो आज हम मुग़ल साम्राज्य शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास में। दिल्ली सल्तनत में इससे पहले हमने कुछ वीडियो बनाए हैं और मराठों पर भी हमने कुछ वीडियो में उस पर बात कर ली थी। तो आज हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं। अब इससे एक एक शासक से मध्यकालीन इतिहास में हम अब बाबर से शुरू कर रहे हैं। तो बाबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, जो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और उनको देखने के बाद तो उन सभी का संकलन और साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण और पूछे जा सकते हैं उनका भी जो मुझे लगता है, तो उन सभी का संकलन हम ऐसे एक एक शासक से उसके विषय में देखते जाएंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है वह पूरा उसी में देखेंगे। तो जैसे बाबर अगर हम आज शुरू कर रहे हैं तो 2-3 वीडियो में जो भी बनेगा उसमें हम बाबर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे उसके स्थापत्य कला या फिर उसके योगदान से या फिर उसकी पुस्तक तुजुक बाबरी से, आत्मकथा से, और जो भी इस तरह से बाबर के विषय में कुछ पूछा गया है उन सभी को हम एक ही इसी में देखेंगे। एक ही 2 वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसमें पूरा आ जाए। तो और जो पूछा जा सकता है, जिसकी संभावना है, उसकी भी तो इसी तरह से हम देखेंगे। इससे आपको समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो किताबों में मिलता है तो कई किताबों में पहले राजनीतिक इतिहास है, फिर उसके बाद उसी समय का मध्यकाल का भी या फिर मुग़ल साम्राज्य का उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक इतिहास अलग अलग दिया गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक शासक से संबंधित उसके सामाजिक, आर्थिक, उसका चित्रकला में योगदान, स्थापत्य कला उसके समय में क्या थी और किन इमारतों का निर्माण हुआ, तो इन सभी को उसी में देखते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह इससे काफ़ी आसानी होगी आप लोगों को। तो आज शुरू कर रहे हैं हम बाबर से। तो आप सभी जानते हैं कि बाबर मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है। उसने ही भारत में 1526 में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी और वही इसका संस्थापक है। तो सबसे पहले हम बाबर के विषय में देखेंगे उसका प्रारंभिक परिचय, उसके जीवन से जुड़े हुए उसके परिवार के कुछ सदस्य जो पूछे गए हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाबर के अलावा कोई अन्य दूसरे शासक, खास करके कोई अन्य ऐसा मुझे नहीं दिखता जिसके माता पिता या फिर नाना या फिर बहन के विषय में पूछा गया हो। पर बाबर के विषय में ऐसा कई बार क्वेश्चन हमने देखा है। तो उसके विषय में फिर हम आगे बढ़ेंगे। वैसे ही उसका राजनीतिक घटनाक्रम, कैसे उसका भारत में आगमन हुआ, फिर भारत में उसके 4 महत्वपूर्ण युद्ध जो हैं, पानीपत और खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये सब। तो इसी तरह से हम पूरा ये बाबर कवर करेंगे। तो सबसे पहले बाबर के विषय में देखें तो बाबर का जो जन्म है वह हुआ 1483 में। बाबर का जन्म हुआ 1483 ईस्वी में और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। फिर माता भी पूछा गया है, पिता के विषय में भी पूछा गया है, बाबर के पिता कौन थे, और माता के विषय में भी। तो माता बाबर की थी, उनका नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। और उसके बाद बाबर के बहन के विषय में पूछा गया है और उनकी नानी का, क्योंकि बाबर की नानी का उसके साम्राज्य, उसके दिल्ली गद्दी पर बैठने पर, खास करके फरगना में उनकी नानी का योगदान था। तो उसके माता पिता के मरने के बाद उसकी नानी ने उनको गद्दी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो नानी का नाम भी इसीलिए पूछा जाता है।
तो नानी थी एहसान दौलत बेगम, एहसान दौलत बेगम। और उसके बाद बाबर की बहन का नाम भी पूछा गया है। बहन का नाम था खानजादा बेगम, खानजादा बेगम था। तो ये तो जो मैंने लिखा है ये सब बाबर के विषय में पूछे गए हैं। बहन का नाम भी, और एक बाबर किसका शिष्य था यह भी पूछा गया है। तो बाबर नक्शबंदी संत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। यह भी किसी एग्जाम में आया है, तो इसको भी इसी में जानते रहें। ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार यह नक्शबंदी संत थे। नक्शबंदी सूफियों का जो मत है, सूफियों के जो 14 सिलसिलों में एक नक्शबंदी सिलसिला था जो काफ़ी रूढ़िवादी माना जाता था। तो बाबर उन्हीं में ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। ये बाबर के गुरु थे। फिर ये तो हो गया बाबर का प्रारंभिक परिचय। उसकी बाबर की पत्नी के विषय में उसका विषय नहीं पूछा गया है, तो उसमें हम नहीं जाते हैं, क्योंकि जो ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि यह पूछा गया है तो संभावना है कि आगे भी कभी पूछा जाए। तो ये तो हो गया बाबर का प्रारंभिक परिचय। अब उसके शासनकाल में कैसे घटनाएं घटी ये सब भी कुछ जान लेते हैं। तो 1483 में उसका जन्म हुआ। हाँ, यह भी कि कहाँ, तो यह है फरगना में। फरगना और ये जो है फरगना और साथ में समरकंद, यह वर्तमान में आता है उज्बेकिस्तान में। जानकारी के लिए जानते रहें, यह आता है उज्बेकिस्तान में फरगना। उस समय वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। तो 1483 में उसका जन्म हुआ और 1494 में वह फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना की गद्दी पर बैठा 1494 में। तब उसकी उम्र मात्र थी 11 वर्ष। तो 11 वर्ष की आयु में जब उसके पिता की मृत्यु हुई 1494 में, तो नानी एहसान दौलत बेगम ने उसमें काफ़ी मदद की बाद में भी। तो 11 वर्ष की आयु में 1494 में बाबर गद्दी पर बैठा, फरगना की गद्दी पर पहली बार। तो बीच में अब फरगना को जीतने के लिए और समरकंद के लिए बाबर ने कई संघर्ष किए, अपने खुद के ही चाचा और अपने मामा से। पर उसमें कई बार वह सफल हुआ और फिर हार भी गया। जैसा कि वह बताता है अपनी पुस्तक में कि समरकंद को उसने जीतने का 5 बार प्रयत्न किया। 5 बार में 3 बार उसने जीत भी मिली, लेकिन तीनों बार उसके हाथ से समरकंद निकल गया। तो इस तरह से घटनाएं उसके जीवन में शुरुआत संघर्ष से चलती रही। तो हम उस पर नहीं जाते क्योंकि बीच में ज़्यादातर चीज़ें नहीं पूछी गई हैं, कभी नहीं आई हैं। तो 1494 से 1501 में सराय पुल का युद्ध हुआ और 1503 में अर्चियान का युद्ध हुआ। यह भी कभी पूछा नहीं गया है, यह मध्य एशिया के इतिहास से संबंधित है। पर जानकारी के लिए अगर कोई जानना चाहे तो यह जानता रहे कि 1501 में सराय पुल के युद्ध में जो उज्बेक शैबानी खां है उससे बाबर पराजित हुआ। और फिर अर्चियान के युद्ध में 1503 में शैबानी खां भी मारा गया। और इस तरह से बाबर का बीच में संघर्ष चलता रहा। तो हम उस पर नहीं जाते हैं, हम आते हैं 1494 के बाद 1507 में एक घटना महत्वपूर्ण है उसके शासनकाल में, जब उसने पहली बार पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि पादशाह और बादशाह में कोई अंतर नहीं है। कई लोग इसको बादशाह, कई किताबों में आपको बादशाह भी मिलेगा कि 1507 में
बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की या बादशाह की। पहले पातशाह की उसने उपाधि ली, यही नाम बादशाह बाद में बना। तो 1507 में उसने बादशाह की या पातशाह की उपाधि धारण की, यह भी पूछा गया है। और साथ में कि इससे पहले पातशाह की उपाधि धारण करने से पहले बाबर की जो पैतृक उपाधि थी वह क्या थी, तो वह मिर्जा की उपाधि थी जो इसके पहले धारण करता था। तो इसके पहले बाबर की पैतृक उपाधि मिर्जा थी। तो यह मिर्जा की उपाधि पहले थी। फिर 1507 में बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण कर ली। बादशाह या पातशाह का जो शब्द का अर्थ है, इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निरंकुश शासक जो किसी के अधीन नहीं है, ना तो उलेमा ना फिर किसी खलीफा के। तो यही बादशाह या बादशाह शब्द सूचक है और यही दिखाता है कि बादशाह यानी कि अल्लाह के बाद वही उसका साम्राज्य में सबसे बड़ा वही नेता है और वह किसी के अधीन नहीं है, चाहे वह उलेमा हो चाहे वह खलीफा हो, वह किसी के अंदर में नहीं आता है और ना तो किसी का वो मानने के लिए बाध्य है और पूरी तरह से स्वतंत्र है और निरंकुश है, वह जो चाहे वह कर सकता है। तो यह पातशाह है। तो 1507 के बाद अब हम आते हैं कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1519 से लेकर के 1526 तक उसने 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1519 से लेकर के 1526 तक उसने कुल 5 बार आक्रमण किया था भारत पर। तो 1519 में भारत पर उसका पहला आक्रमण माना जाता है, जो जरूरी है और बीच के वाले कभी नहीं पूछे गए हैं, उनको जानना भी इतना जरूरी नहीं लगता। पहला जानते रहें कि पहला 1519 में बाजावर और भेरा पर उसका पहला आक्रमण था। 1519 का 1519 का बाजावर और भेरा पर उसने पहला आक्रमण किया। फिर 1526 अपना आप जानते ही हैं कि पानीपत के युद्ध में वह 26 उसका 5वां आक्रमण है जब इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। तो उसको हम अगले दूसरे वीडियो में देखेंगे पानीपत के युद्ध से। तो बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसका वर्णन बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में किया है। उसने भारत की उस समय 7 तत्कालीन शक्तियों का जिक्र किया है। तो यह भी पूछा जाता है। तो इसके विषय में आप यह कह सकते हैं कि 16वीं सदी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन भी हमें तुजुक बाबरी से मिलता है। तो हम यही इन शक्तियों की बात करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी शक्तियाँ थीं जिसका बाबर ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। तो बाबर के प्रारंभिक जीवन के परिचय में 2 बातें हम भूल गए थे बताना। तो उसमें यह है कि बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 4था वंशज था और मातृपक्ष की ओर से मंगोल चंगेज खान का 14वां वंशज था। यह भी पूछा गया है पहले। तो तैमूर का 4था वंशज और मंगोल चंगेज खान की तरफ से 14वां वंशज था। तो ये तो था उसके प्रारंभिक जीवन में कि बाबर तैमूर की तरफ से उसका 4था वंशज था और मंगोल चंगेज खान की तरफ से 14वां वंशज था। बाबर की माता जो थी कुतलुग निगार खानम, वह मंगोल चंगेज खान के घराने से थी और उसके पिता तैमूर घराने से थे। यही वजह है कि बाबर का भारत पर आक्रमण करने का एक कारण यह भी था कि उसने तैमूर के द्वारा जीते गए जो प्रदेश थे उस पर अपना दावा भी पेश किया। उसने कहा कि क्योंकि तैमूर ने कभी भारत के इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया था, उसका इन क्षेत्रों पर कब्जा था, तो उनका वंशज होने के नाते बाबर को भी उस क्षेत्र पर उसका अधिकार बनता है। तो उनके कारणों में एक कारण यह भी था। और तैमूर आप जानते हैं कि
उसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय तुगलक वंश के नासिरुद्दीन महमूद एक शासक था, उसका शासन था। और मंगोल चंगेज खान ने 1221 में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के समय 1221 में, हालांकि वह भारत में प्रवेश नहीं कर पाया था, सिंध प्रदेश तक ही सीमित था, पर ये घटनाएं कुछ थी। तो अब हम देखते हैं कि तुजुक बाबरी में जिन 7 तत्कालीन शक्तियों का बाबर ने जिक्र किया है वह क्या थे। तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति में 7 तत्कालीन राजनीतिक शक्तियां थीं। 7 तत्कालीन राजाओं का उसने जिक्र किया है। इन 7 में 5 मुस्लिम थे, 5 मुस्लिम शक्तियां थीं, और इनमें 2 हिंदू राजाओं का वर्णन उसने किया है, 2 हिंदू राजाओं का। तो यही थे कुल 7। और इनमें भी कौन कौन से थे तो यह भी जानते रहें, 1-2 तो याद रखें तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुस्लिम शक्तियों में एक तो आप जानते हैं दिल्ली में इब्राहिम लोदी था ही, फिर मालवा में भी मुसलमान शासक थे, गुजरात में मुजफ्फर शाह था ही, और फिर ये बंगाल में भी मुस्लिम शासक थे। और बंगाल के बाद एक बचता है, यह है बहमनी शासक, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में की थी। तो यह कुल 5 मुस्लिम शक्तियां थीं जिसका वर्णन तुजुक बाबरी में बाबर ने किया है। इन 5 शक्तियों में जो जानने वाली चीज़ है कि 5 का नाम तो उतना नहीं पूछा जाता, ना उतना कोई याद ही रखता है, पर यह पूछा गया है कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय बंगाल पर किसका शासन था। तो यह जरूर जानते रहें कि बंगाल में उस समय नुसरत शाह शासन कर रहा था। दिल्ली में इब्राहिम लोदी था ही, आप जानते हैं। मालवा और बहमनी में कौन था यह जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तो थे कुल 5 मुस्लिम शक्तियाँ। अब 2 हिंदू जो राजा थे वह महत्वपूर्ण हैं। उनमें पहले थे विजयनगर के कृष्णदेव राय, और दूसरे थे मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह यानी कि राणा सांगा। तो ये तो 2 हिंदू राजा थे। विजयनगर के कृष्णदेव राय आप जानते हैं कि यह तुलु वंश के राजा थे। तो विजयनगर में संगम, सुलु और तुलु कुल 4 राजवंशों का शासन था। उनमें तुलु वंश के विजयनगर के कृष्णदेव राय थे। और बाबर ने कृष्णदेव राय के विषय में कहा है कि वह तत्कालीन भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो यह भी जानते रहें कि कृष्णदेव राय के विषय में बाबर ने यह कहा है कि कृष्णदेव राय उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे कृष्णदेव राय। बाकी राणा संग्राम से उसका संघर्ष खानवा के युद्ध में हुआ ही, उसको हम आगे देखेंगे। तो ये था कुल इसमें भारत की राजनीतिक स्थिति में बाबर के आक्रमण के समय या फिर 16वीं सदी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी यह है। और अब इसमें ये हो गया है, हमने पहले देख ही लिया है कि बाबर के 5 आक्रमणों में 1519 बाजार और भेरा में उसका पहला आक्रमण शुरू हुआ, और 1525 में वह पानीपत में इब्राहिम लोदी के सामने आ डटा। तो अब अगले भाग में हम देखेंगे कि पानीपत के युद्ध के क्या कारण थे और किन शक्तियों ने जो उसको निमंत्रण भेजा था उसके विषय में भी पूछा जाता है, और उस युद्ध में क्या स्थिति थी। फिर अगली वीडियो में हम पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा
के 4 युद्धों को देख लेंगे और साथ में और जो महत्वपूर्ण बाबर के विषय में पूछा जाता है वह सब। तो आज की वीडियो में इतना ही था।